रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, जो जो हमारे प्रीमियम बच्चे हैं उनको भेजने के लिए रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर लिया है। यदि जिसको ज़रूरत हो वही मांगे, जिनको ज़रूरत ना हो, ठीक है, कोशिश करें कि अभी ना मांगे हमसे। हम अल्टरनेटिव पे वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो हम देखिए सरस्वती पांडे शुरू करते हैं। हमारा सरस्वती पांडे ये है, और देखिए कि आप लोग देख रहे होंगे और हंस रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, हम क्या गलत कर दिए ना। यही दिख रहा है, गलत किए थे कि नहीं आप लोग, और अच्छा खासा संख्या में आप लोग गलत किए थे। हाँ, 22-23% सही किए थे आप लोग। तो अब जब इतना बताने के बाद 22-23% लोग सही करेंगे, अरे बहुत बधाई आपको कि आप, चलिए तो उन 22-23% में ही हैं आप। और ठीक है, और 20,000 बच्चे एग्जाम में फॉर्म भरेंगे, तो 20,000 में से सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट सेलेक्ट होंगे आपको पता है ना। हाँ, 5% बच्चे सेलेक्ट होंगे, ठीक है। यदि 1,000 सीट आती है तो 5% हुआ वो, ठीक। तो 5% में आने का कोशिश करिए। 5% आने का मतलब है कम से कम टॉप 5 में रहिए हमेशा, ठीक। टॉप 5 में रहने का मतलब ये है कि आप टॉप 5 का जो मार्क्स है कम से कम उतना रखिए, ठीक है। हालांकि शुभम जी को, शुभम जुड़े हैं, ठीक है, इसको मिटाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हम चाह रहे थे कि अच्छा, आप लोग को 2 ट्रिक बता गया, याद है ना। हाँ, अभी भी ताश खेलेंगे तो लक्ष्मी चली जाएगी, बताया है, बताया गया है ना, ठीक है। हाँ, ताश खेलेंगे तो लक्ष्मी चली जाएगी, मतलब ताशी का अनुवाद कौन करते हैं। हाँ, हाँ, ताश खेली लक्ष्मी जाई, ठीक है। अब देखिए हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करने जा रहे हैं, ओके। और देखिए बहुत मजे मजे में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है हमें, ओके। तो आप लोग घबराइए नहीं कि ये क्या किया जा रहा है। आप कुछ दिन बाद आप क्या करिएगा, TRE 3 का पेपर उठाइएगा, कुछ दिन बाद, मतलब महीने बाद, 1 महीने बाद, ठीक है। अपने आप में खुद इम्प्रूवमेंट आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्ट जो आप लोग देते हैं उसके बाद जो क्वेश्चन गलत करते हैं उसको जाके देखिए कि क्या हम गलत कर दिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो हम बता ही देते हैं, लेकिन आप लोग उसको देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हिंदी साहित्य में, ठीक है। और एक तरह से ये कैरेक्टर हमें काफ़ी आकर्षित करता है, क्योंकि कई बार ये शुक्ल जी के बिल्कुल अपोजिट में खड़े रहते हैं। शुक्ल जी कहेंगे ये सही है तो ये कहेंगे ना ये सही है, ठीक है। और इसलिए ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है हिंदी साहित्य के इतिहास में खास करके। हालांकि इनके कुछ उपन्यास जो कि BHU के सिलेबस में भी था और हायर के भी सिलेबस में है, और इसी बहाने इनको पढ़ना हुआ है, तो वहाँ भी हमें काफ़ी मज़ेदार लग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम हजारी प्रसाद, प्लीज़ आप लोग इस बात का संज्ञान लें कि सभी लोग म्यूट कर लें, या नहीं तो हम यहाँ से, हमें, हमारे पास ऑप्शन रहता कि सबको एक साथ म्यूट कर दें तो मैं सबको म्यूट कर देता, लेकिन ऐसी व्यवस्था है नहीं कि मैं सबको म्यूट कर पाऊँ। तो आप लोग प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि आप म्यूट रहें, क्योंकि आपके साथी डिस्टर्ब हो रहे हैं और आप लोग भी खुद डिस्टर्ब हो रहे होंगे, ठीक है। और इस जब आप लोग बात कर रहे थे कि ऐप के बारे में, तो इस बात का आप लोग जिक्र कर रहे थे कि हम लोग डिस्टर्ब होते हैं दूसरों की बातों से। तो चलिए, तो हम सरस्वती पांडे में हैं, और इधर देखिए हमारा सरस्वती पांडे का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुरू हो गए यहाँ से, ठीक है। 2 नाम आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, कौन कौन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी स्थापना कोई भी आ जाए तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। यदि कुछ पूछ लिया जाए इनके बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, तो इनका चूकना नहीं है, ठीक है। चाहे इनके निबंध संग्रह के बारे में पूछ लिया जाए, चाहे इनके उपन्यास के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। और इतिहास ग्रंथ तो आप देख ही रहे हैं, तो मेन रूप से यही लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए साहित्य है, 1 मिनट, इधर आपको दिखेगा यहाँ, हाँ देखिए, हिंदी यहाँ से शुरू है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हिंदी, ठीक है। और फिर इधर आएंगे, आप लोग क्या पता पकड़ भी नहीं पाते। हाँ, हिंदी साहित्य की भूमिका, पहली रचना इनकी क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका, यहाँ हिंदी मिसिंग है, उस पेज पे है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखते हैं, 1940 में, ठीक है। क्योंकि इनकी पहली पुस्तक है इतिहास संबंधी, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हिंदी साहित्य उद्भव व विकास, ये भी 1952 है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी 1952 है, ओके क्या।
ठीक है, पूजा कुमारी तो मैसेज कर रही है क्या कह रही है पूजा जी? कि ऐड नहीं हो पा ओके, ऐड नहीं हो पा रही है सर। ठीक है। एक काम करिए कि वो रवि जी आप ये काम करिए कि वो लिंक जो है ग्रुप का मतलब इसका मतलब गूगल मीट का उनको भेज दीजिए, मैं उनको एडमिट कर लूँगा। ठीक है, उनको सीधा मैसेज कर दीजिए। नहीं तो नहीं तो मतलब दो ये बना लो फिर चावल बना लो। ठीक है, हाँ तो जुड़ रही हैं पूजा जी या जुड़ेंगी, कोई बात नहीं है। अब हम खबर करते रहते हैं तो वो लोग ध्यान नहीं रखती है ना। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आई है और हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास प्लस आदिकाल। सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक यही है, हिंदी साहित्य का आदिकाल यही यहीं से शुरू होता है, जो वीर गाथा काल कहते हैं ना शुक्ल जी जिस चीज को, और ये आदिकाल को आदिकाल नाम देते हैं अपनी पुस्तक में ही। ठीक है, ये हिंदी साहित्य का आदिकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हालांकि हम लोग के हमारे पास दो पुस्तक इनकी है मेरे पास। हिंदी साहित्य का आदिकाल हम लोग एमए के दौरान पढ़ गए थे और उद्भव और विकास भी पढ़ गए थे। ठीक है, तो आप लोग मुझे विश्वास है कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे। हाँ, कुछ छात्र होंगे जो पढ़े होंगे हमारे साथ, कुछ सीनियर भी जुड़े हैं, उनसे मैं माफ़ी के साथ ये सारी बातें कर पाऊँगा। ठीक है, तो चूंकि हमारे सीनियर एक जुड़ते हैं हमारे साथ जीएस के लिए, वो एक समय में हमारे यहाँ के टॉपर थे। ठीक है, बीएचयू के हिंदी विभाग के टॉपर भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं वो। ठीक है, तो एक समझिए कि आप लोग हमारे मार्गदर्शन में हैं और हम अपने सीनियर के मार्गदर्शन में हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य क्या ऐसी बात नहीं है भैया। ना भैया ऐसी बात है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखते हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास 1952 में और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। ये दो किताब आप जरूर याद रखिएगा, उद्भव व विकास और आदिकाल। उद्भव व विकास एक बार भूल भी जाइए तो कोई बात नहीं, लेकिन आदिकाल आपको भुलाना नहीं है। तो 1952 आप याद रखिएगा। आपके टेस्ट में मैं ये भी बना सकता हूँ कि इनका जो प्रकाशन वर्ष क्या है, जो कि आप मैं पूछा भी था कुछ प्रश्न कुछ चीज़ों का। ठीक है, तो आप इन तीनों किताब का प्रकाशन वर्ष सहित याद रखेंगे। ठीक है, आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में ओके ये एडमिट एक मिनट मल्टीपल वांट टू ज्वाइन मैं व्यू करता हूँ। ये भी एक दिक्कत है कई बार, देखिए। हाँ हाँ, तो मंजू पूर्वे जी, मंजू पूर्वे जी हैं और ये डिस्टरबेंस मुझे पसंद नहीं है। और कह दिए कि 5 मिनट में जुड़ जाया करिए जब भी लिंक जाए, और इवन सबको पर्सनली लिंक जाता है। जितने हमारे साथ प्रीमियम के छात्र हैं सबको पर्सनली लिंक जाता है, फिर भी आप गलती करेंगे तो मैं कैसे ऐड कर पाऊंगा। ठीक है, पूजा जी दिख भी नहीं रही हैं यहाँ, और जब दिखेंगी तो देखा जाएगा। मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, हाँ, तो और इससे ये भी होता है कि भाई आप लोग का तारतम्य टूटता है। ठीक, अब देखिए ये देखिए, ये भी किताब इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इवन जो नेट जैर के बच्चे रहते हैं उनको ईयर भी याद करवाया जाता है, लेकिन आप लोग ईयर मत ले याद करिएगा इसका। ठीक है, और अभ्रंश साहित्य में इनका बहुत बड़ा रोल है, राम कुमार वर्मा जी का। ठीक है, तो इनका अभ्रंश से संबंधित कोई भी टिप्पणी रहे तो आप ध्यान रखेंगे। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी लिखते हैं। ठीक, आप लोग को याद रहेगा, आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी लिखते हैं। 1938 याद रख लें तो ठीक है, नहीं याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ देखिए, राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ, ये कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि ये बहुत स्पेशल नाम दिए हैं, संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को लिए हैं। तो आलोचनात्मक इतिहास में जो संधि काल मानते हैं उसकी शुरुआत 693 ईस्वी से मानते हैं। ठीक है, तो ये यही 693 ईस्वी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये बहुत आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा भारी फैक्ट है, लेकिन ये बहुत आसान फैक्ट है। ओके, कि संधि काल का आरंभ राम कुमार वर्मा कब से मानते हैं। ठीक है, तो ये 693, हालांकि अपने इतिहास का ही आरंभ ये यहीं से मानते हैं। तो आपसे इस फॉर्म में बनाया जा सकता है कि संधि काल का आरंभ कहाँ से मानते हैं ये, तो 693 ईस्वी से। ओके,
बाकी कह रहे हैं कि 7 प्रक्रम है, कितने प्रक्रम है ये आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग टीजीटी पीजीटी या 6 to 8 एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अंदर नहीं जाया जाता है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हैं। वे हिंदी साहित्य का आरंभ 6 से, देखिए हमने कहा था ना ये इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी साहित्य का आरंभ, और एक ही चीज डाटा 2 बार जब लिख दिया जाए तो समझिए कि ये इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो एक इनके अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है, या प्रथम रचनाकार कवि कुछ भी मान लीजिए, तो स्वयंभू हैं, ठीक है। तो अपभ्रंश के भी पहले कवि हैं, और इनके अनुसार हिंदी साहित्य, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं कौन, राम कुमार वर्मा। किसको मानते हैं, स्वयंभू को मानते हैं, ठीक है। और संधि काल का आरंभ 693 ईस्वी से मानते हैं। इतने में कुछ दिक्कत है किसी को? राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 693 ईस्वी से शुरुआत, आदिकाल का जो पीरियड है उसको संधि काल मान रहे हैं, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मान रहे हैं। इतने में कोई दिक्कत? ये फैक्ट क्लियर है ना? हाँ ठीक है, नहीं कहने के बाद आप लोग म्यूट कर लिया करिए, ठीक है। जब दिक्कत रहेगा तो आप बता दीजिएगा। 1938 भी मुझे लगता है कि आप भूलेंगे नहीं, आलोचनात्मक इतिहास। अभी देखिए नागरी प्रचारणी सभा का हम लोग कल जिक्र कर रहे थे, हाँ, और हम जैसे छात्र या हम जैसे एग्जामिनर आ जाएं और क्वेश्चन बनाने वाले आ जाएं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन हिंदी साहित्य के करंट अफेयर से भी पूछ सकते हैं हम। जब नागरी प्रचारणी सभा का जिक्र आए तो हिंदी साहित्य के करंट अफेयर भी बन जाता है कि हिंदी साहित्य जो नागरी प्रचारणी सभा है, इनके वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। हमारे सीनियर हैं, जान रहे होंगे, और कई बार उनसे मुलाकात भी हुई होगी, और बनारस के बहुत नामचीन आदमी हो गए हैं। वो हो गए क्या है, वो राम की शक्ति पूजा का मंचन भी करते हैं। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, आप लोग को पता है ना? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, कुछ किसी को पता है? निराला के साथ ठीक है, हाँ, तो जो ये प्रधान, ठीक ठीक ठीक, नागरी प्रचारणी सभा के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, एक पद है यहाँ, ठीक है, एक तरह से अध्यक्ष होता है यहाँ का, समझ लीजिए, ठीक है। तो एक प्रधानमंत्री पद क्रिएट किया गया है जो कि राम की शक्ति पूजा का मंचन करते हैं वो। हाँ, हमने देखा भी है, क्योंकि हमारा काम नाटकों पे है, तो जहाँ भी कोई मंचन होता है मैं पहुंच जाता हूँ। तो ये आप याद रखेंगे कि वर्तमान में कौन इनके प्रधानमंत्री हैं, तो उनका नाम है व्योमकेश शुक्ला, ठीक है। ये हमारे कार्यक्रम में थे भी, जो 10 से 11 को हम लोगों ने कार्यक्रम मनाया था, आयोजित करवाया था, उसमें व्योमकेश शुक्ला आए भी थे, ठीक है। तो वर्तमान में ये प्रधानमंत्री है, और एक तरह से हिंदी साहित्य का करंट अफेयर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य, इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो आया था, वो कहाँ से ये पब्लिश हुआ था, तो नागरी प्रचारणी सभा से, ठीक है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, ठीक है। ये जो 16 खंड दिख रहा है, अब इसको आप लोग अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी 17 खंड में हो गया है, इसको अपडेट कर सकते हैं। जब हम एमए में थे उसी समय 17 खंड हो गया था इसका। तो आपको बस ये याद रखना है कि 17 खंड में है, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि मतलब कौन कौन खंड है, तो या फिर एग्जामिनर को, या हो सकता है कि हमारे एग्जामिनर ही ना अपडेटेड हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं बनारस में हूँ और चीज़ों को देख रहा हूँ, तो ये अपडेटेड चीज़ है, ठीक है। इसमें जो आपको 16 भाग दिया हुआ है, उसमें कुछ कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, सभी पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो उसको हम देखेंगे। जैसे हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडे, हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा। उसके बाद सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं, जो छठा भाग देख रहे हैं, छठा भाग रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र कर रहे हैं, ठीक है। इतना जो है आप आदिकाल में वासुदेव सिंह को देख सकते हैं, या फिर भक्ति काल का, तो इस सबको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन रीतिकाल का संपादन रीतिबद्ध कवि मतलब रीतिबद्ध सेक्शन का कौन करते हैं, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की किताब भी आप लोग इतिहास के लिए पढ़ते हैं, हाँ, जो नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, वो लोग पढ़ते हैं डॉक्टर नगेंद्र की संपादित किताब, वो भी एक तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास ही है आपका, ओके। वो हमारे लाइब्रेरी में पढ़ा भी हुआ है, लेकिन बहुत ज़रूरी किताब नहीं लगता है हमें, हम उसका यूज जनरली नहीं करते हैं। अभी तक सच बताएं तो वो किताब हमने पढ़ा भी नहीं है, बस एक सेक्शन है नाटक वाला सेक्शन, चूँकि मेरा काम नाटकों पे है, तो वो सेक्शन पढ़ा हूँ, और मुझे ज़रूरत की किताब नहीं लगती है। हाँ, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो आपको पढ़ना ही है तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का किताब पढ़ सकते हैं। तो ये याद रहेगा आप लोगों को, रीतिकाल रीतिबद्ध सेक्शन का संपादन कौन करते हैं, डॉक्टर नगेंद्र,
ठीक है। एक और जगह है डॉक्टर नगेंद्र, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कथा साहित्य डॉक्टर निर्मला जैन करती है, ये लेखक मुझे बहुत पसंद नहीं है, कॉपी पेस्ट करती है, ठीक है, और रेफरेंस भी नहीं देती है, ठीक है। ये मैं खुल के बोलता हूँ, जब इनका जो है पश्चिमी वेस्टर्न काव्य शास्त्र इनकी किताब है, उसमें पूरा कॉपी कर रखी है, और नाम भी नहीं दिए हैं राइटर्स के। ओके, ये देखिए 16वां भाग यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिंदी का लोक साहित्य, लोक साहित्य, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काम लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ देखिए कृष्णदेव उपाध्याय जी करते हैं इसका संपादन, ठीक है। तो कौन करते हैं, लोक साहित्य का संपादन, चूंकि ये अंतिम भाग भी है ना, तो प्रथम भाग में राजबली पांडे जी हैं, ठीक। हाँ जी, कौन लक्ष्मी, नहीं बिल्कुल, जो आपको कह दिया जाए, जो आपको कहा जाए उस पे ही ध्यान लगाएं आप, ठीक है, बहुत याद रखेंगी तो दिक्कत होगी, ठीक है। म्यूट कीजिए, म्यूट के बच्चों की आवाज़ जब आने लगी तो आप लोग क्यों म्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बस एक राजबली पांडे, भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, रीतिकाल में रीतिवत सेक्शन डॉक्टर नगेंद्र, हालांकि भगीरथ मिश्र भी दिख रहा होगा रीति मुक्त में, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला, तो कम से कम दो तो याद रखेंगे सबसे शुरू में, और हिंदी साहित्य की पीठिका नाम से सबसे शुरू में लिखा जा रहा है, और सबसे लास्ट में लोक साहित्य पे है केंद्रित, ओके। तो ये दो चीज आप याद रखेंगे, हिंदी का लोक साहित्य डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, बाकी इसमें जो भी देख रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, उनके पास बहुत क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, तो हम अपना एनर्जी दूसरे जगह ना खर्च करें, ठीक है। हिंदी ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी, एक मिनट, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी, ये बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इधर से कुछ यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ बहुत फास्ट निकलेंगे, ठीक है, और यहाँ जो इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ हम चलते हैं। पहला है हिंदी काव्य धारा, बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी काव्य धारा। जैसे हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लेते हैं या रामचंद्र शुक्ल जी का नाम लेते हैं, वैसे ही हमारे लिए डॉक्टर राहुल ये जो पंडित राहुल जी हैं संकृत्यायन जो हैं, हाँ, जब हम यूजी में थे तो इन पे भी एक हम लोग सेमिनार करवाए थे यूजी के दौरान, मतलब सेमिनार करवाए नहीं थे, हम लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो हिंदी काव्य धारा नाम से लिखते हैं, ठीक है। हिंदी काव्य धारा 1944 नहीं याद करना है आप लोग को, हाँ, बिल्कुल नहीं याद करना है, लेकिन हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है, राहुल संकृत्यायन जी का, ठीक है। उसके बाद ये जो हम किताब का नाम कह रहे थे ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हमारे लाइब्रेरी में है, और इनका संपादन डॉक्टर नगेंद्र करते हैं, जो कि हम कहेंगे ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछेगा, संपादन है ये, संपादक है ये, ठीक है, तो बहुत जरूरी नहीं है। हाँ, ये किताब हमारे दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है, इस जितना पूरा जो दे रखा है ना, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये किताब हमने पढ़ा है एमए के दौरान, हमारे लाइब्रेरी में, बीएचयू लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ था, पीला कलर का इसका रैपर है, ठीक है। और इतना इन्फॉर्मेशन बार बार इसीलिए देते रहता हूँ कि आप लोग का थोड़ा सा भी ध्यान में रहे, ठीक है। पीला कलर का रैपर, गणपति चंद्रगुप्त, हाँ, गणपति जी को हाँ कुछ लड्डू पसंद है, ठीक है। क्यों म्यूट नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं म्यूट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये सब गलत बात है, जब कहा जा रहा है कि म्यूट करके रखिए तो क्यों बार बार अपने आप को अनम्यूट करके रखती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से नहीं, और मैं कई बार पूछता हूँ, कई बार जब इतने दिनों से आप टेस्ट दे रहे हैं हमारा, इसमें कई बार जिक्र आया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कौन लिखते हैं, कितना मजेदार नाम लिखे हैं वैज्ञानिक, हाँ। और रियली मैं कहूँ कि ये किताब आप लोग पढ़े होते तो आपको लगेगा कि हर चीज़ के लिए फैक्ट है, जैसे विज्ञान नहीं तर्क देता है, हाँ, कार्य कारण का सिद्धांत आप समझते हैं ना, कि कोई कारण है तो ही कोई कार्य हो रहा है, मतलब कोई कार्य हो रहा है तो कोई कारण होगा ही होगा, तो वैसे ही ये हर बात, हर फैक्ट के, मतलब हर फैक्ट के पीछे एक तर्क देते हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में। और इसका मैं कहूँगा डेट भी याद रखेंगे आप, 1965, ठीक है, 1965 गणपति चंद्रगुप्त वैज्ञानिक इतिहास लिखते हैं, ठीक है। तो इसको भूलेंगे तो नहीं ना, तो मैंने लड्डू वाली बात कह दिया कि गणपति जी को लड्डू काफ़ी पसंद है, ठीक है, तो भूलना नहीं है, कोई कैसे भी करके आपको याद रखना है, ठीक है। 2 भाग 3 भाग ये सब कुछ नहीं याद रखना है कि 2 भाग में प्रथम 2 खंड 1965 में, ये सब कुछ नहीं याद रखना है, बस 1965 में इसका पब्लिश हुआ है, ठीक है।
वैसे भी दोनों खंड 1965 में ही आया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी किताब इम्पोर्टेंट है, ये भी किताब इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का अतीत। हम लोग की लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ था, कुछ खंड खास करके इनका रीतिकाल पे काम ज़्यादा अच्छा है, तो उस वो सेक्शन पढ़ने के लिए हमने निकाला था। हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग में है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दिल लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ रीतिकाल के नामकरण में इनका नाम आएगा, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इतने इंपॉर्टेंट है रीतिकाल के दृष्टिकोण से। हाँ, तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास अतीत लिखते हैं, दो भागों में है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। हिंदी साहित्य का काफ़ी मोटी पुस्तक है ये, हाँ, का बहुत मोटी पुस्तक है ये। और आप उनसे पढ़ रहे हैं जिनको हर एक पुस्तक देखा हुआ है या पढ़ा हुआ है, हाँ। तो आप बहुत घबराइए मत कि आप गलत जगह आए हैं या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य, जैसे हमने वैज्ञानिक इतिहास का कहा था, वैसे ही आपको हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ठीक है। बहुत पतली पुस्तक है, मतलब हमारे दृष्टि से पतली है, आप लोगों के लिए 200-250 पेज बहुत अधिक होगा, लेकिन हमारे दृष्टि से बहुत पतली इसलिए है कि इसमें कहानी के माध्यम से बहुत कुछ बता दिया गया है, बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज, बहुत आसान लैंग्वेज इसमें है। तो ये कौन लिखते हैं? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। जो भी नेट जेआरएफ के बच्चे हैं, यदि आप लोग नेट जेआरएफ देंगे तो ये किताब भी पढ़िएगा, ठीक है। आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये 1986 में लिखा गया था, ठीक है। और ये डेट भी याद रखेंगे, जिसका डेट इंपॉर्टेंट है उसका डेट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कौन लिखते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी। और ये इस किताब में आप देखेंगे ना कि कई लोग इतिहास लिख रहे होते हैं, लेकिन ये संवेदनात्मक पक्षों पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, मतलब भावात्मक पक्ष, ठीक है। ये भावात्मक पक्ष पे काफ़ी फोकस करते हैं। कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। कब करते हैं? 1986 में करते हैं, याद रहेगा। यहाँ देखिए, इतिहास दर्शन आप याद रखें तो ठीक है, भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नलिन त्रिलोचन शर्मा जी लिखते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ से फिर एक है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, और हिंदी कोविद रत्नमाला। ये किताब इम्पोर्टेंट है, ये किताब इम्पोर्टेंट है, हिंदी कोविद रत्नमाला, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और नागरी प्रचारणी सभा का जब जिक्र करूं तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा के स्थापना में इसका इनका बहुत बड़ा रोल था। और जब आप नागरी प्रचारणी सभा जाएंगे तो देखेंगे इनकी मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। तो हिंदी कोविद रत्नमाला किनका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। चूंकि हम लोग बनारस में हैं तो नागरी प्रचारणी सभा जाते रहते हैं, कई बार जाना हुआ है, ठीक है। वहाँ की चाय बहुत अच्छी मिलती है। तो हिंदी कोविद रत्नमाला किनका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो ये आप लोग को बस एक नाम दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग को व्यक्ति दिखते हैं, और आप लोग भी कुछ नाम जैसे आप जो बता दे रहे हैं, तो उनको एक बार सर्च करके देखा करिए कि कैसे दिखते थे ये श्याम सुंदर दास, हाँ, या फिर कैसे दिखते हैं आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। कोई लॉगिन चाह रहे हैं क्या? देखिए, राखी कुमारी अभी आना चाह रही हैं। अच्छा, चलिए, कहाँ चले गए? ठीक है, तो कोविद रत्नमाला किनका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ठीक है। हालांकि भाषा का विकास और भाषा और साहित्य थोड़ा सा दिमाग में रखें तो ठीक है, ना रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन कोविद रत्नमाला हमारे दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक। ये देखिए, तीन नाम अभी आएंगे फिर से, ये तीन नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला नाम, हिंदी का वीर काव्य, हाँ, टीकम सिंह तोमर। और साथ ही साथ यहाँ राजस्थान, राजस्थान दिख रहा है, भाषा और साहित्य, पिंगल और साहित्य, ठीक है। राजस्थानी भाषा और साहित्य और राजस्थानी पिंगल और साहित्य एक जैसा नाम है, और एक ही जैसा राइटर भी हैं। हाँ, राजस्थान के इतिहास में लिखने में मोतीलाल मनेरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और हम लोग को क्यों पता है, वो हमारे सीनियर जान रहे होंगे, ठीक है। मोतीलाल मनेरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे। लेकिन ये दोनों भूल भी जाए तो टीकम सिंह तोमर को नहीं भूलना है, ठीक है। एक तो नाम ही ऐसा है, टीकम सिंह तोमर, लग रहा है कि युद्ध करने जा रहे हैं और हिंदी का वीर काव्य लिख रहे हैं, ठीक है। और देखिए 1945, आपको कुछ याद आ रहा है 1945 में? और युद्ध का जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं कि आपको इस कैसे भी करके इसको याद रखें। किसी को याद आ रहा है 1945? 1945 की वैश्विक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, याद है किसी को? गुड गुड गुड, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो हिंदी का वीर काव्य 1945 में लिखा जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध का जब अंत होता है तब टीकम सिंह तोमर जी पहुंचते हैं युद्ध लड़ने के लिए, ठीक। तो इस तरह से आप देखिए, ये जो तरीका है ना आपको बार बार इधर उधर भटकाने का, हाँ, इतिहास में ले जाने का या फिर ईयर कैसे भी याद कराने का, इसी को निमोनिक्स कहते हैं, और ये आईआईटी वाले लोग सब काफ़ी यूज करते हैं, ठीक है।
निमोनिक्स, कि कैसे भी चीज़ों को हम याद रखें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये किताब इंपॉर्टेंट है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल नहीं याद रखना है। हाँ, ये हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास नहीं याद रखना है, बिल्कुल नहीं याद रखना है। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र भगीरथ मिश्र की किताब है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काव्य शास्त्र का इतिहास नहीं ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये किताब इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे बाजपेयी। और समझ लीजिए कल का प्रश्न कैसे रहने वाला है। ठीक है, आप लोग कितना कंफ्यूज होने वाले हैं। ठीक, और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे बाजपेयी लिखते हैं। कब लिखते हैं? 1945 में। दो किताब आपको 1945 में मिल गया, एक हिंदी का वीर काव्य भी मिल गया और हिंदी का 20वीं शताब्दी भी मिल गया। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, क्या क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि 1945 में प्रकाशित पुस्तक कौन कौन है? ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ एक और जो हमने कहा था, हिंदी काव्य धारा, आपको एक बार बैक फोर्थ ले जाएं तो हिंदी काव्य धारा जस्ट बाद आप देखेंगे दो किताब। हाँ, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और हिंदी का वीर काव्य जो है, हिंदी वीर काव्य, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य ना याद रखें, उसके बाद उद्भव बिल्कुल ना याद रखें। ये देखिए एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, हिंदी भाषा। हालांकि उदय नारायण तिवारी जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हिंदी भाषा में, तो एक बार आप ध्यान रख सकते हैं इस किताब को, हिंदी भाषा का उद्भव व विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य, यहाँ देख दें भाषा की जगह साहित्य कर देंगे तो कोई और हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा उनका? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास यदि हम लिख दें तो क्या आंसर होगा? कोई बताइए। हिंदी साहित्य का उद्भव, बिल्कुल हजारी प्रसाद, बिल्कुल। और कब आया था वो किताब? 1952। ठीक है, तो ओके ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ठीक है, म्यूट 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 म्यूट। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए दो नाम और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये दो नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कविता कौमुदी और भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह आपको कल याद करवाया गया था कि हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। ठीक है ना, 1873 याद करवाया गया था। और कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसकी भूमिका जब पढ़ेंगे, तो कविता कौमुदी के लिए एक स्पेस दिया गया है। ठीक है, तो 1917 आप याद रखें न रखें, लेकिन रामनरेश त्रिपाठी जी का कविता कौमुदी जरूर याद रखें। ओके, तो याद रहेगा कविता कौमुदी, रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी याद रहेगा। और महेश दत्त शुक्ल हमको याद रखवाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप कल ही याद कर। हाँ, ऐसे लग रहा है कोई सांस भी ले रहा है यार, ऐसे मत करा करिए। यदि सोना है तो कट कर दीजिए, आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। लेकिन अभी जैसे यहाँ डिस्कस हो रहा है आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास कौन लिखते हैं? सूर्यकांत शास्त्री, बिल्कुल याद नहीं करना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल, नहीं याद रखना है। ठीक है, जो याद रखना है हम उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, ये फिर याद रखना है ब्रज माधुरी सार। ठीक, ब्रज माधुरी सार। और आप लोग भूमिका में देखेंगे तो इसका भी जिक्र है, वियोगी हरि जी का है। हाँ, ब्रज माधुरी सार। और हम लोगों ने कैसे याद किया था? ठीक है, हाँ, ब्रज की जो बालाएं थी, हाँ, वो वियोग में, कृष्ण के वियोग में रो रही थी। तो हम लोग कई बार कंफ्यूज रहते थे किस किस में। कोई ज्वाइन होना चाह रही है क्या? अब हम इस चीज़ को नहीं देखा करेंगे कौन ज्वाइन होना चाह रही है, नीचा होना चाह रही हैं। हम 5 मिनट इंटर करेंगे, उसके बाद हम नहीं। शुभम अभी, ये सब गलत बात है। शुभम, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, ये क्या चल रहा है? शुभम 5 मिनट ध्यान रखेंगे, और आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लेट जुड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए दो जगह हमें कन्फ्यूजन रहता था, और ये कन्फ्यूजन आप लोग को भी होगा, इसीलिए मैं यहाँ निमोनिक्स का प्रयोग करेंगे कि ब्रज माधुरी। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? जो कि यहीं से हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को म्यूट कर दिया जाए जो भी बोल रहे हैं। हाँ, जैसे मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ वो अपने आप को म्यूट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ आ रही, भूलेंगे नहीं ना? ब्रज माधुरी सार किसकी रचना है? वियोगी हरि की। और किस तरह से हमने याद रखा कि वियोग में कौन रो रही हैं? ब्रज की बालाएं। ठीक है, तो याद रहेगा ना?
और दूसरा हमें हमें जो कंफ्यूज रहते थे, हमें कंफ्यूज रहने का मतलब ये होता है कि बुलाते थे कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, ये हम भुलाते थे और आप लोग भी भुलाएंगे। हाँ, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, तो इसको भी कैसे भी करके आपको याद रखना है। अब हम लोग नहीं भुलाते हैं, तो अब नहीं भुलाते हैं इसलिए क्योंकि बार बार पढ़ लिए हैं। लेकिन ब्रज माधुरी सार जब हम लोग थे छोटे छोटे, मतलब यूजी के स्टूडेंट थे या पीजी के स्टूडेंट थे, तो काफ़ी भुलाते थे। ठीक है, तो आप लोग भी ना भुलाएं, इसके लिए मैंने ट्रिक दे दिया, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, ये देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसका ईयर भी याद रखना है आपको। ठीक है, और बच्चन सिंह बहुत दूर के नहीं थे, इनके जो बेटे हैं अभी भी एक्टिव हैं। सुरेंद्र सिंह, हमारे से हम लोग 1 साल पहले उनसे मिले थे। सुरेंद्र सिंह, बगल में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, वहाँ सुरेंद्र सिंह हैं। ओके, तो उनके लड़के हैं, बच्चन सिंह के लड़के हैं। ठीक है, और बच्चन सिंह से संबंधित बहुत सारे किस्से बीएचयू में फेमस है, इवन मारवाड़ खाने का भी फेमस है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कौन लिखते हैं? बच्चन सिंह लिखते हैं। ठीक है, और एक किताब हमारे सामने पड़ा हुआ है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, वो भी ये लिखते हैं। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपके पास दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास दो है, लेकिन आपको दूसरा इतिहास जरूर याद रखना है। कब लिखते हैं? 1996 में। ये 96 याद रखना है। 86 में क्या लिखा गया था आपको याद है ना? संवेदना से संबंधित है, याद है ना? है ना, रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं, याद बिल्कुल होना चाहिए। और ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखते हैं बच्चन सिंह लिखते हैं, और 1996 में लिखते हैं सुमन राजे। चूंकि इनका नाम काफ़ी अट्रैक्ट करता है मुझे, आधा इतिहास। ठीक है, और खास करके आधे इतिहास में ये स्त्रियों पर काफ़ी फोकस किया है। ठीक है, इन्होंने कहा कि पुरुषों, मतलब जो हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे, हाँ, रामचंद्र शुक्ल वाली, उसमें स्त्रियों का जिक्र बहुत कम है। एक स्त्रियों के नाम पे मुख्य रूप से देखा जाए तो एक बार महादेवी जी आती हैं और एक बार मीरा आती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्त्री नहीं आती हैं। एक आध स्त्री आ जाती है, और खास करके दो ही नाम हमारे दिमाग में अभी आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में दो चार और नाम आ जाए ये अलग बात है, लेकिन उसमें पुरुषों की संख्या देख लीजिए और स्त्रियों की संख्या देख लीजिए। तो क्यों आप लोग म्यूट नहीं कर रहे हैं? बार बार क्या जरूरत पड़ जा रही है अनम्यूट करने के? ठीक है, म्यूट करिए। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कौन लिखते हैं? सुमन राजे। ओहो, ये लोग समझेंगे नहीं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ऐप की तरफ हम लोग म्यूट मतलब मूव कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह से करेंगे तो ऐप की तरफ मूव करना होगा मुझे। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा, ये म्यूट करने का ऑप्शन है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ पूछ रहा था सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो कुछ पूछना चाह रहा था। ठीक है, चलिए सुधीश जी, आप हमें मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास कौन लिखते हैं? नीलाव। ये भी बहुत शानदार है। इनमें साहित्यकारों के बीच जो बातचीत है ना, जो कॉमेडी होता है साहित्यकारों के बीच, और एक दूसरे के खिल्ली उड़ाते हैं, नीलाव जी ये लिखते हैं मौखिक साहित्य में, मौखिक इतिहास में। ठीक है, तो नीलाव ये लिखते हैं। ठीक है, और ये आई थिंक उपेंद्र नाथ अस्क के लड़के हैं नीलाव। किसी को याद हो उपेंद्र नाथ अस्क कौन थे? तो इनके लड़के हैं नीलाव, लखनऊ में थे ये। ओके, और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, नीरजा माधव, ये बनारस की हैं, और नीरजा माधव मैम इंग्लिश विभाग की हैं। ठीक है, और इनका काम नाटकों पे नहीं, एक उपन्यास है गेसे जंपा। ठीक है, उनका ये नाटक में परिवर्तन की थी और हम लोगों ने देखा था, काफ़ी शानदार नाटक था। ठीक है, और ओझल नारी इतिहास, उसमें भी जो गेसे जंपा में, हाँ, ओझल मतलब नारियों की स्थिति को भी लेकर के बात की थी। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज नारियों के लिए आ गया। आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कौन? सुमन राजे। और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास कौन? नीरजा माधव। ये सब याद रहेगा। ठीक है, ईयर नहीं याद रखना है। और देखिए नीरजा मैम अभी भी हैं। ठीक है, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और इंग्लिश विभाग की होने के बावजूद देखिए हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास लिख रहे। तो बनारस का प्रभाव देख सकते हैं आप लोग को भी बिल्कुल व्हाइट हो गया है क्या स्क्रीन? हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक हो गया, क्योंकि एक साथ बहुत सारे टैब खुले हुए हैं इस वजह से। तो हम लोग एक बार बैक फोर्थ चलें। काल मतलब इतिहास लेखन की परंपरा हम लोग खत्म कर लिए। हम लोग गारसा दत्तासी से शुरू किए थे और नीरजा मैडम तक पहुँचे हैं, माधव तक। हम लोग मैडम बोलते हैं इसलिए मैडम निकल गया। ठीक है, लेकिन नीरजा माधव तक हम लोग पहुँचे, और समझिए कि मैं जिन जिन का जिक्र करता हूँ बहुतों से मिल भी रखा हूँ।
ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। तो ये ओझल नारी इतिहास, यहाँ कंफ्यूजन पॉइंट है। आधा इतिहास कौन लिखती हैं? सुमन राजे। और हम लोग की यूजी में ये मैम थी, हालांकि उनका नाम सुमन सिंह था, ये सुमन राजे हैं। तो आधा इतिहास सुमन राजे। और ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव। दो नारी का जिक्र आया, तो एक बार नीरजा माधव आई हैं और एक बार, हालांकि देखिए इसमें आधा इतिहास में सुमन आई हैं, लेकिन नारी और नीरजा कुछ इस तरह से आप बनाएंगे दिमाग में, ठीक है। नीरजा माधव, कितना शानदार नाम है। ओझल नाड़ी इतिहास। ओके, तो इतना क्लियर है? कोई दिक्कत इतने में कुछ याद करने में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बता दीजिए, हम वहाँ तक चलेंगे। चलिए, हम जो है इतिहास सेक्शन कर लिए हैं। अब हम कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछ लेते हैं, जिसको पहले उत्तर आता होगा बस वो हमें आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। तो बताइए 1873 में क्या पब्लिश हुआ था? कोई नहीं बोलेंगे फर्स्ट आंसर 1873। गुड गुड गुड, म्यूट करिए। कविता कौमुदी कौन? नहीं, बिल्कुल गलत है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हिंदी का वीर काव्य, हिंदी का वीर काव्य, हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा। हाँ, राहुल संकृत्यान। मिश्र बंधु का तीनों नाम, तीनों मिश्र बंधु का। ठीक है, गणेश श्याम सुखदेव याद रखेंगे, गणेश श्याम सुखदेव। ओके, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। पहले कवि उनके अनुसार, म्यूट म्यूट म्यूट, उनके अनुसार पहले कवि, उनके अनुसार पहला ईयर, शुरुआती ईयर, उनके अनुसार शुरुआत कब से हुआ हिंदी साहित्य का? गुड 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 गुड। ओके ओके ओके। जो हमारा नागरी प्रचारणी का बृहद इतिहास है, उसका पहले संपादक कौन, मतलब फर्स्ट पार्ट के संपादक कौन है या लेखक कौन है? नागरी प्रचारणी सभा की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य की पीठिका, उसके लेखक कौन है? राज। जो अंतिम है उनका नाम क्या है? उनका फोकस क्या, सबसे अंतिम पार्ट जो है उसका फोकस कहाँ है? लोक साहित्य पे। ओके 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 ओके, ये बताइए हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी रचना है? ओके ओके ओके। मौलवी करीमुद्दीन कब लिखते हैं अपना इतिहास? मौलवी करीमुद्दीन, पहला आंसर हमें अभी तक नहीं आया। मौलवी करीमुद्दीन, गुड। ओके ओके ओके। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बिल्कुल गलत, नंद दुलारे वाजपेयी। तो देखिए अभी पढ़ाया गया है और आप लोग भूल रहे हैं। बहुत जरूरी चीज़ है भूलना, लेकिन इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें भूलने के लिए आपके पास, ठीक है, इन सारी चीज़ों को भूलना नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे कि सारी चीज़ हमें याद हो जाए, ठीक है। और इस तरह इसी को फास्ट फॉरवर्ड कहते हैं, ठीक। इतना तक क्लियर है? यहीं तक रखा जाए या काल विभाजन नामकरण कर लिया जाए? ओके ओके ओके, यहीं खत्म करते हैं हम लोग। साहित्य इतिहास लेखन खत्म कर लिए 2 दिन में, ठीक है। कल काल विभाजन और नामकरण करेंगे। तो हिंदी का हम जो हिंदी का रिकॉर्डिंग कर रहे थे उसको ऑफ कर देते हैं, और ये रिकॉर्डिंग 38 मिनट का हुआ है, तो आप लोग को ज़रूरत होगा तो हम भेज देंगे। ओके, तो शुरू करेंगे।